साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार प्रेमी जी से। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। साथियों इससे पहले कि मैं इनसे आपकी मुलाकात कराऊं, बताना चाहूँगा कि डॉक्टर जितेंद्र कुमार प्रेमी साहब जो हैं वो रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर में मानव विज्ञान विभाग में प्रोफेसर और एचओडी हैं। वो SC/ST कमीशन में भी रहे हैं, वहाँ भी उन्होंने बहुत काम किया है। वो समाज को लेकर के भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, मिशन को लेकर के काम कर रहे हैं। आज उनसे उन्हीं के बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले जो बातचीत हो रही थी, आपने बताया कि आप जो है यहाँ पर अभी कुछ समय हुआ आप एचओडी हुए हैं। तो आप बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई, इसके बारे में कुछ जी। मैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विकासखंड से संबंधित हूँ। वहाँ पर एक गांव है पनगांव करके, वो मेरा मूल पैतृक स्थान है। और मेरी जो पढ़ाई है वो सबसे जो मेरी पहली कक्षा की पढ़ाई है वो अभी जो पेंड्रा गौरेला मरवाही जो जिला है उसमें एक पसान करके स्थान है। अच्छा। तो पहली कक्षा मेरी वहीं से मैंने पढ़ा है। फिर दूसरी कक्षा मैंने अपने गांव में पढ़ा, पनगांव में। और तीसरी, चौथी और पांचवी पामगढ़ के पास एक रहोद करके स्थान है, वहाँ पर मैं पढ़ा हूँ। और छठवीं से 12वीं मेरी पढ़ाई पामगढ़ में हुई है। और उसके बाद में ग्रेजुएशन जो है बिलासपुर में साइंस कॉलेज और CMD कॉलेज में हुई। और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है एंथ्रोपोलॉजी मैंने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से किया है जी। और उसके बाद 2000 में सितंबर 2000 में पास आउट रिजल्ट निकला हमारा। तो उसके बाद से मैं एक स्कूल में, जहाँ पामगढ़ में विद्या निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर अपना करियर एज ए शिक्षक, स्कूल शिक्षक शुरू किया जी। फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, जो कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर के पोस्ट में हुआ। और मेरी पहली पोस्टिंग, यद्यपि मेरा चयन कोलकाता के लिए हुआ था, और जब मैं ज्वाइनिंग करने इसके हेडक्वार्टर दिल्ली में गया लोकनायक भवन में, तो वहाँ मुझे बताया गया कि रायपुर में भी स्टेट ब्रांच खुला हुआ है, आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपका पोस्ट को कोलकाता से रायपुर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो मैं बोला ठीक है भाई, मैं अपने राज्य में सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है तो मैं ज़रूर उस पर विचार करूंगा। और मैंने अपना एप्लीकेशन भी दे दिया। और फिर थोड़ी सी ज्वाइनिंग में उसी कारण से देरी भी हुई। और फिर मैं अप्रैल 2003 में वहाँ एज ए इन्वेस्टिगेटर वहाँ रायपुर स्टेट ऑफिस में ज्वाइन किया। और फिर 2004 8 अक्टूबर 2004 तक वहीं पर 1.5 साल में काम करता रहा। और उसके बाद फिर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में इसी बीच में लेक्चरर का पोस्ट, चूँकि उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर को लेक्चरर कहा जाता था, उसकी वैकेंसी आई। और मैं उस वैकेंसी में अपना फॉर्म भी नहीं भर रहा था, क्योंकि मैं नेट पास हो चुका था। 2001 में नेट पास फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया था। लेकिन मुझे मतलब उस ठीक से अवेयरनेस नहीं था कि मेरा ये नेट पास होने का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है वाला। हाँ। तो हमारे यहाँ एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में, नागवंशी करके, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ छपा कि पूरे उस समय तक जितने भी विषय हैं जिसमें नेट पर एग्जाम होते थे, उन सारे विषयों में जून 2004 की स्थिति में सिर्फ 40 लोग नेट पास हैं छत्तीसगढ़ में। अच्छा। और उसी समय वैकेंसी आई हुई थी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान में लेक्चरर का पद।
और मैं फॉर्म नहीं भर रहा था कि मेरा कहाँ सिलेक्शन होगा ऐसा करके। क्योंकि जनरली मैं ये हम समझता था कि पीएचडी करते हैं उन्हीं लोग का सिलेक्शन होता है यूनिवर्सिटी में। तो फिर उन्होंने बताया सर कि आप वो उन 40 लोगों में से हैं जो सारे विषय में जो 40 विषय से भी ज़्यादा विषय हैं उनमें आप एक हैं। अच्छा, तो एंथ्रोपोलॉजी में तो और कम ही होंगे, तो आप क्यों इसमें ट्राई नहीं करते? तो बोले चला आप कह रहे हैं तो ट्राई कर दिया जाए। और उस समय तक वाकई में मानव विज्ञान विषय में 4-5 ही लोग नेट परीक्षा पास किए हुए थे और अनुसूचित जाति में केवल मैं अकेला था। और इस कारण से मेरा फिर यहाँ सिलेक्शन हो गया और अक्टूबर 2004 से मैं एज ए लेक्चरर, और उसके बाद फरवरी 2017 से एसोसिएट प्रोफेसर, उसमें भी मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ। और फरवरी 2020 से मैं प्रोफेसर के पद पे हूँ। और अभी 19 मार्च को 2024 को एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैंने ज्वाइन किया है। बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और मैं अपने साथियों को भी बताना चाहता हूँ, हमारे सब्सक्राइबर्स को, कि डॉक्टर प्रेमी जो हैं वो अब तक सतनामी समाज के सबसे पहले प्रोफेसर हैं, जो अभी जानकारी लेटेस्ट जो प्राप्त है उसके अनुसार। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एक वंचित समाज से कोई व्यक्ति यहाँ तक पहुँचता है। और क्या क्या संघर्ष इनको करना पड़ा, क्या बातें हुई हैं, मैं सारी बात इनसे करूँगा। तो प्रेमी जी, मैं ये चाहूँगा कि आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। कैसे आपने पढ़ाई लिखाई की, पीएचडी तक की जो सफ़र है, कुछ भेदभाव आपको भी सामना करना पड़ा होगा, तो इसके बारे में कुछ बताइए। उसके बाद हम जो है आपके बहुत रोचक चीज़ें हैं जो आपने प्रश्न किया उसके संबंध में। पहली बात तो मैं और स्पष्ट बता दूं कि मेरा ये सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ समाज का मैं पहला प्रोफेसर और हेड, क्योंकि कॉलेजेस में जो प्रोफेसर होते हैं वो तो ठीक है, कई लोग हुए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जो कि कॉलेज के प्रोफेसर से ऊंचा उसका स्तर होता है, जो कि पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल के लेवल का उसको माना जाता है, तो वो मैं प्रोफेसर और हेड साथ साथ ये मैं पहला व्यक्ति हूँ। और ये मेरा सौभाग्य कि इस मुकाम तक पहुँचने वाला मैं पहला सतनामी समाज हूँ और समाज का व्यक्ति हूँ। और ये एक दूसरा पक्ष ये भी है कि भारत की इतने 70-75 सालों की जो संविधान के लागू होने के बाद अब ये अवसर आया कि एक सतनामी इस मुकाम पे पहुँचा, इस मौका मिला। ये बल्कि इसको बहुत पहले हो जाना था। ये एक कह सकते हैं कि दुखद बात भी है। अब मैं अपने संघर्षों की बात करूं तो मेरा बचपन बहुत संघर्षों में गुजरा है। और मेरे पिताजी बैंक में नौकरी करते थे, फिर कुछ समस्याएं आई और वो अपने जीवन भर बैंक की नौकरी के लिए संघर्ष करते रहे, कोर्ट और इधर बहुत परेशान। और हम आर्थिक रूप से बहुत ही कठिनाइयों का हमने सामना किया। और हम अपनी पूरी जवानी तक के इंतज़ार में करते रहे कि बाबूजी का जो सर्विस है वो बहाल होगा और उनको सारा पैसा मिलेगा और सारी स्थिति ठीक हो जाएगी। अंततोगत्वा ऐसा नहीं हुआ और वो एक जाति दुर्भावना का मामला था। तो उस कारण से जो हमारा वकील था हाई कोर्ट में, उसको ही उन्होंने खरीद लिया और उनका फिर उसमें फेवर में डिसीजन नहीं आया कुल मिलाकर। तो इस सारे मतलब विपरीत परिस्थिति, बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति, या मैं कह सकता हूँ कि एक बिल्कुल नाटकीय या फिल्मी तरीके से मेरा हुआ। तो 2-3 घटनाएं मैं अपने बचपन की बता रहा हूँ कि एक बार ये 8वीं कक्षा की बात है और अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम आया। उस साल मेरे को हिंदी विषय में 50 में से 50 अंक मिले थे। पूरे 50 में से 50 अंक। और संस्कृत में भी लगभग 48 मार्क्स थे मेरे। तो मेरे से एक सहपाठी थे, वो ब्राह्मण समुदाय से आते थे और उस समय बैंक मैनेजर के सुपुत्र थे वो। तो जो हमारे शिक्षक थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका,
तो उनको वो डांट रहे थे कि तुम्हारा इतना नंबर नहीं आया, ऐसा ऐसा। तो कुछ वो बोले कि मेरे मुंह से हंसी निकल गई। अब हंसी निकल गई तो उसने मुझे इतना मारा, इतना मारा कि मेरे दोनों गाल लाल हो गए और बहुत इस निशान पड़ गए थे उसमें। और मुझे ऐसा मतलब अपमानित किया गया कि तुम सर्वाधिक नंबर ले आए तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और तो उसने जो उसका गुस्सा था कि वो जो उच्च वर्ग के छात्र का नंबर मेरे से कम आ गया था, वो मुझ पर पूरा उतार दिया गया। तो ये एक उस घटना ने मुझे ये सोचने को मजबूर कर दिया कि मतलब जातिगत दुर्भावना बच्चों के साथ भी होती है, बड़ों के साथ सामाजिक रूप से समाज के साथ होती है, लेकिन बच्चे को भी नहीं छोड़ते हैं। और बच्चों का असर में कई बार बच्चों को पता भी नहीं चल पाता है। हाँ। और वो घर में अपने माँ बाप को भी नहीं बता पाते हैं कि उनके साथ क्या घटना घटी। बहुत बड़े होते हैं तब पता चलता है कि ये जो घटना घट रही थी उनके साथ में वो सामाजिक दुर्भावना के कारण हुई है। ऐसा मैं समझता हूँ कि हर एक जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो व्यक्ति हैं उनको झेलना पड़ता है। बिल्कुल। तो आप उसके बाद आप SC/ST कमीशन में रहे सेंट्रल में जी, और वहाँ पर के कुछ अनुभव है उसके बारे में आप बताइए कि किस तरह के मामले आते हैं एट्रोसिटी के, और दूसरे उसके मामले में कोई एक आध घटना अगर आपके जहन में याद भी आ रही हो तो मैं चाह रहा हूँ कि उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। मेरा एक बड़ा सौभाग्य था कि एक गांव के बच्चे को एक सिलेक्शन हुआ था कोलकाता से, और पूरे भारत से 64 लोगों को बुलाया गया था। 2 पद था, और ऐसा नहीं कि सारे 64 लोगों को एक ही दिन बुलाया गया था। 16 के बेच में 4 दिन तक इंटरव्यू चला। मेरा दूसरा दिन था, और जिस दिन मैं गया था उस दिन 11 लोग उपस्थित हुए थे। उसके पहले दिन करीब 14 लोग उपस्थित हुए थे, और उसके और 2 दिन और चले। उसमें उन 2 में से मेरा एक का सिलेक्शन हुआ, मतलब वो 64 में से 2 सौभाग्यशाली में से मैं एक था। तो वो एक बहुत ही एक तो संवैधानिक संस्था है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत विशेष रूप से संविधान में व्यवस्था दी गई है कि जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो भी संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उनका ठीक से पालन हो रहा है कि नहीं, उसका अनुवीक्षण और उनका जांच करने के लिए विशेष करके, और उसके मॉनिटरिंग के लिए ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन हुआ था। और उस एक बहुत ही मतलब एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए एक बहुत ही उच्च स्थान था वहाँ पहुँचना। और वहाँ पहुँच के मुझे बहुत ही निराशा हाथ लगी कि वहाँ पर जो अधिकारी हैं वो बहुत ही एक प्रकार से कहा जाए कि वो जो अनुसूचित जाति जनजाति के मामलों पे बहुत उदासीन और बहुत ज़्यादा सक्रियता से काम नहीं लेते। उस समय जो मैं जब ज्वाइन किया रायपुर के ऑफिस में, तो उस समय जो डिप्टी डायरेक्टर थे जो कि ऑफिस से पूरे इंचार्ज थे, वो बिल्कुल ही मतलब उदासीन थे, कुछ भी नहीं करते थे। वहीं ऑफिस में ही वो एक कमरे में अपना, उनका फैमिली न्यू दिल्ली में था और यहाँ अकेले रहते थे, तो ऑफिस में ही एक कमरे में वो अपना घर बना लिए थे। और कुछ भी मतलब एक साल हो गया था, एक भी ऐसा कोई मामला, एक ऐसा कोई काम जो कहा जाए कि आयोग की इस ऑफिस ने किया है, कुछ नहीं था। मुझे बहुत निराशा हुई। और दुखद बात यह थी कि मुझे 1.5 महीने तक केवल न्यूज़पेपर का कटिंग करवाया गया मेरे से, जबकि मैं अधिकारी के पद में था, द्वितीय श्रेणी अधिकारी। तो मैंने चलो ठीक है, सीखने का समय है। फिर मुझे काम धीरे धीरे दिया गया, तो मैंने फिर चूँकि मानव विज्ञान का जो छात्र हूँ और हम थोड़े से फोरेंसिक साइंस भी पढ़े थे, एक इस सेमेस्टर में एक पेपर भी था, तो उससे कैसे मामलों को, कैसे उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, कैसे निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है, ये उसका ज्ञान था
फिर अनुसूचित जाति और जनजातियों के जो समस्याएं हैं, उनके साथ जो होने वाले भेदभाव हैं और क्या क्या प्रावधान है उसकी जानकारी, क्योंकि मानव विज्ञान में हम एक ट्राइबल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी का पेपर होता है जिसमें ये सब हम तो ये सब मुझे ज्ञान था जिसका मैं वहाँ भरपूर उपयोग किया। और एक मेरे उससे कहे जाए सर्विस के दौरान एक बहुत अच्छी बात ये हो गई कि वो जो डिप्टी डायरेक्टर था वो उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, क्योंकि उनका रिटायरमेंट 2 साल बचा था। तो उसमें ये रहता है कि 2 साल यदि बचा है तो आपके जो जहाँ पर चाहते हैं आप वहाँ पर ट्रांसफर, तो उन्होंने उनका फैमिली न्यू दिल्ली में था, वहाँ फ्लैट ले रखे थे वो, तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। और जब मैं काम करना शुरू किया था वो तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा था और वो जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन दुखी मन से वो चले गए। अब उसको चूँकि मैं प्रथम श्रेणी अधिकारी नहीं था तो इसलिए मुझे ऑफिस इंचार्ज नहीं बनाया गया, और ऑफिस इंचार्ज भोपाल के डायरेक्टर थे श्री RC दुर्गा साहब, उनको दिया गया। दुर्गा साहब जब यहाँ आए वहाँ से चार्ज लेके दिल्ली से, तो उन्होंने साहब बोला कि जितेंद्र देखो मैं तो यहाँ रोज रहूँगा नहीं यार, वहाँ तो मैं भोपाल में रहूँगा, तो तुम ही सब करो, हार करके तुम सारा वो आप कम्युनिकेशन करो, सब करो, और कुछ ज़्यादा पेचीदा मामला हो तो फ़ोन से बात करो, और भी ज़्यादा है तो आप राजधानी पकड़ के सीधा भोपाल आ जाओ, फाइल पकड़ के। ये उन्होंने मुझे छूट दे रखी थी, उसका मैंने भरपूर लाभ उठाया, और मैं 1.5 साल के कार्यकाल में 15 मामले, जो कुछ मामले मतलब हाई कोर्ट में पेंडिंग थे, ऐसे मामलों का मैं सॉल्यूशन निकाला और उनको राहत दिलवाई। उसमें 2-3 मामलों के मैं जिक्र करूंगा। एक बड़ा मामला था RD पे काम करके, सेंट्रल एक्साइज में टैक्स अकाउंटेंट थे, और उनका प्रमोशन रोक दिया गया था और 2-3 साल से इंक्रीमेंट रोक दिया गया था, उनका CR खराब करके। तो मैंने उसका इन्वेस्टिगेशन किया और जो सर्विस रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट के उसके अनुसार पूरा मैंने उसका एक रिकमेंडेशन, क्योंकि आयोग रिकमेंडेशन ही देती है और उसी को आप डिसीजन मान लीजिए, क्योंकि उसको आप फिर सिविल कोर्ट में ही चैलेंज कर सकते हैं, सिविल कोर्ट का उसको पावर है, और हायर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट में। और होता है वो रिकमेंडेशन के फॉर्म में, लेकिन डिसीजन नहीं होता और उसको पालन करना होता है, नहीं तो उनको जवाब देना पड़ता है। तो जो सेंट्रल एक्साइज का हेड ऑफिस है मुंबई, वहाँ पर मैंने अपने पूरे जो भी रिकमेंडेशन थे भेजे, और उनको हुबहू उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और उन्होंने 3 साल या जितने साल का था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, उनके 20 साल की पहले की बात है, तो उसका बैकडेट से उनको पूरा रिलीफ दिए, और 17% ब्याज के दर से उनको एरियस मिला। तो एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके अलावा एक बहुत ही मैं मतलब एक मार्मिक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर भाटापारा के पास में कोई बहुत दिन की बात है, थोड़ा एकदम एक कोई सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है। वहाँ पर एक शेड्यूल्ड ट्राइब का बंदा था जो कि मजदूर का काम करता था। अब उसके साथ घटना हुई और उसका एक हाथ पूरा कट गया, दूसरा हाथ भी काम करने के योग्य नहीं था। अब वो उसको ठेके में रखा गया था, उसको निकाल दिया गया। अब वो कुछ ना उसको कोई कंपनसेशन मिला ना कुछ, तो कहीं से उनको पता चला कि आयोग में कुछ सुनवाई होती है, तो वहीं से चिट्ठी आई उनकी कि मुझे लाभ दिया जाए, मतलब मेरे साथ मुझे मुआवजा दिया जाए। और तो मैंने उस पर कार्रवाई किया और मैंने कलेक्टर को, जिला रायपुर उस समय था, जिला कलेक्टर रायपुर को और जो लेबर कमीशन होते हैं, लेबर कोर्ट होते हैं, सबको मैंने उसका स्टडी करके उसमें रिकमेंडेशन भेजा कि इनको एक तो कंपनसेशन मिलना चाहिए, और दूसरा कि इनको जो भी कर सकते हैं वो वहाँ पर उनको नौकरी मिलनी चाहिए। तो मैंने उसमें सजेस्ट किया था कि जैसे ये चौकीदारी कर सकते हैं कम से कम पैर तो इनका अच्छा है, एक हाथ भी थोड़ा बहुत, मतलब एक हाथ तो पूरा कट गया था, दूसरा हाथ थोड़ा सा वो थोड़ा वर्किंग था, मतलब कमजोर हो गया था लेकिन वो वर्किंग, लेकिन वो कर सकते हैं, सहायक करो। तो उन लोगों ने फिर माली का काम दिया, उन्होंने बकायदा उनको मुआवजा दिया और उनको माली का काम दिया। तो ये एक बात थी। एक जो एक और महत्वपूर्ण है,
वो था कि धमतरी जिले में जमीन की खरीदी का बिक्री का मामला था। एक शेड्यूल ट्राइब का आदमी था और उसकी जमीन, उसने नॉन ट्राइब से जमीन खरीदा था बहुत पहले, लेकिन उस व्यक्ति ने उसी जमीन को दूसरे को भी बेच दिया और वो जिला न्यायालय में बहुत दिनों तक वो कई कलेक्टर आते गए, पेशी होती गई, कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो मैंने उसमें जो सजेशन दिया कि भाई कि इसको उसी ज़मीन को बार बार उसने 2 बार बेच दिया था किसी और को, अब वो दूसरा उस पर कब्जा कर रहा है। अब उसमें क्या था कि एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था, दरअसल वो छोटा सा ज़मीन को टुकड़ा को बेचा था, लेकिन वो पूरा उसको वो किए। तो मैंने जिला कलेक्टर और एसएसपी धमतरी जिला इनको पत्र लिखा और स्पेशल कहा कि आपकी उपस्थिति में इसका एक बार जो है नाप किया जाए और सीमांकन किया जाए और जो इन्होंने खरीदा है उसके अतिरिक्त जो ज़मीन है वो उस दूसरे व्यक्ति को दिया जाए और जो उन्होंने खरीदा है उतनी ज़मीन इनको दिया जाए। तो वो निर्णय उसी तरह से एग्जेक्ट हुआ। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से ऐसे 15 मतलब 1.5 साल के छोटे से कार्यकाल में मैं 15 जो बहुत ही जटिल मुद्दे थे, जटिल मामले थे, उनका मैंने समाधान किया। और उसमें आयोग के हर तिमाही का रिपोर्ट जाता है, तो उसमें एक कॉलम रहता है सक्सेसफुल केसेस करके। तो मेरे हर तिमाही में लगभग कुछ ना कुछ सक्सेसफुल केसेस होते थे। तो दिल्ली में खलबली मच गई थी कि ये लड़का क्या कर रहा है, तो वो क्या करता है। तो जब जब यहाँ रविशंकर यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया तो उसके पहले मुझे भोपाल में बुला के उन लोग फेयरवेल दिए थे वहाँ। तो वहाँ आरसी दुर्गा साहब ने स्पेशली अपने जो फेयरवेल जो स्पीच था उसने कहा कि इस लड़के का सक्सेसफुल होने का एक बड़ा रीज़न ये है कि उस मामले को ये खुद फील करता है और उसके कारण से उसमें वो अपने आप को रख के, क्योंकि वो उसमें अध्ययन कहीं ना कहीं वो वंचित समुदाय से आने के कारण ये तो उसके वो हालांकि वो उच्च वर्ग से संबंधित थे, लेकिन उन्होंने इस बात को माना कि इस बच्चे से हमको, क्योंकि उस समय मेरा आयु 27-28 साल की था, तो बोले इससे हमको सीखनी चाहिए। तो अब चूंकि इसके पहले कि मैं यूनिवर्सिटी की तरफ आऊँ, वहाँ की बातचीत हम लोग करें, तो मैं चाह रहा हूँ कि साथ में हमारे जो दर्शक हैं बहुत सारे हैं, तो वो ज़रूर आपकी इस बात से वो जानना चाहेंगे कि कभी उनके साथ अगर भेदभाव होता है या कोई परेशानी आती है तो कैसे वो कमीशन तक पहुँचे और कैसे अपनी बात को बताएं। मैं चाह रहा हूँ कि शॉर्ट में इस बात को थोड़ा सा बताइए। उसके आज तो खैर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अलग हो गया है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अलग है। तो जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इसका और उड़ीसा इसका एक है, वहाँ पर हैदराबाद ऑफिस है, वो स्टेट ऑफिस, और जो हेडक्वार्टर है वो लोकनायक भवन का 5वां। तो यहाँ पे जो था ब्रांच अभी हट गया, तो यहाँ का जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को चला गया। अच्छा। और बहुत नज़दीक में 2 ऑफिस हैं, एक तो रायपुर में है और एक भोपाल में है। दोनों ही चूंकि जनजाति बाहुल्य है, इसलिए इन दोनों ही राज्यों में जो स्टेट ऑफिस था उसको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मिला है। तो जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कहेंगे तो हैदराबाद है और कोलकाता है और चंडीगढ़ है, लखनऊ है, इस तरह से और भी है, मुझे याद नहीं आ रहे हैं। टोटल 18 ऑफिसेस थे, उसमें से बराबर बंटवारा हुआ है। तो आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप सीधे दिल्ली के जो तो उसके लिए अभी तो वेबसाइट भी बढ़िया बहुत अच्छा बन गया है, उसमें सीधे आप कर सकते हैं और आप यहाँ से पत्राचार भी कर सकते हैं और पूरे टेलीफोनिक सारे नंबर सारे आजकल डिस्प्ले है, ऑनलाइन है, तो आजकल ज़्यादा समस्या नहीं है और उसकी मॉनिटरिंग भी होती है आजकल। एक मैं छोटा सा एक और दुखद घटना बता रहा हूँ, बिल्कुल, जो मुझे अंदर से झकझोर के रख दिया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में काम करते हुए ऐसे 2 घटना हुई थी जिसने मुझे अंदर से बिल्कुल झकझोर दिया था और मेरे मतलब मैं एक प्रकार से
मतलब विचलित हो गया था बिल्कुल। एक घटना थी, कोई उसके सरनेम याद नहीं आ रहा है, अनुसूचित जाति का परिवार था, उन्होंने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पे किसी को पैसा दिया हुआ था और उसके बाद उनको वो पैसा कुछ उसने अपने सारे जितने भी उनके पास जमा पूंजी था वो सब दे दिया था कि नौकरी लगेगी तो मिल जाएगा। और वो कोई रसूखदार व्यक्ति था, उसने नौकरी लगाई नहीं और पैसा ले लिया, वापस नहीं किए। और उल्टा जब ये पैसा मांगते तो उनको तरह तरह की प्रताड़ना करते, झूठे केस में भी उनको फंसा दिया था। तो वो आयोग को ये सारे मामले के ऊपर पत्राचार किए थे और वो सब जगह लिखे थे, आयोग के अध्यक्ष को, हेडक्वार्टर को और स्टेट ऑफिस को। लेकिन वो सारा पत्राचार वो हेडक्वार्टर चला गया था। अच्छा, उसने चीफ मिनिस्टर को भी उस समय का लिखा था, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा था और जो होम मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबको लिखा था। कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जब मेरे पास जब वो घूम फिर के स्टेट ऑफिस रायपुर में जब वो आया उनका प्रतिवेदन और मैंने उस पर कार्रवाई किया और सीधा मैंने दुर्ग जिले के एसएसपी को और कलेक्टर को और छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर में मैंने पत्र भेजा कि भाई इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करके जांच प्रतिवेदन मुझे एक निश्चित दिन होता है 15 या 7 दिन का, वो उसमें आप मुझे दें। वहाँ से जब प्रतिवेदन आया एसएसपी दुर्ग से तो मैं हिल गया, क्योंकि उनको कहीं से न्याय नहीं मिला। तो एक रेस्टोरेंट में वो गए, अच्छा मनपसंद खाना खाया और सब में वो जहर डाल दिए और 3-4 लोगों की फैमिली थी, वो सब के सब मर गए। खुद के लिए क्या? खुद को, अपने आप को मार लिया, चारों ने आत्महत्या, सामूहिक आत्महत्या। ये मुझे जांच प्रतिवेदन एसएसपी दुर्ग से मिला था। तो ये इसने बहुत विचलित किया, उनको न्याय नहीं मिल पाया। उनको न्याय नहीं मिला, मतलब वो निराश हो गए कि कहीं से न्याय नहीं मिला, ना प्रधानमंत्री से मिला, ना मुख्यमंत्री से मिला, ना गृह मंत्री से मिला, ना आयोग से मिला। तो ये देरी जो होती है, एक जानकारी का अभाव, कि उनको जानकारी नहीं थी कि रायपुर में ऑफिस खुल गया। कई बार ये भी हुआ कि वो सब जगह पत्र लिखे और कहीं से भी कार्रवाई नहीं हुई। एक बड़ा दुर्भाग्य है। मेन वो उसी कारण से वो निराश हुए कि अब हम जाएं तो जाए कहाँ जाए। और वो बहुत रसूखदार व्यक्ति था, उनको मानसिक रूप से और हर तरह से परेशान कर रहा था वो उल्टा। तो उन्होंने इस तरह से जो एक बहुत ही दुखद जो कहे या दुर्भाग्यजनक जो निर्णय लिया, घटना घटी, उसने मुझे विचलित कर दिया था। तो इस तरह से मतलब बहुत सी चीज़ें वहाँ पर एक मामला था जिसमें कि यहाँ पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के जो डायरेक्टरेट है, वहाँ पर भी एक व्यक्ति थे जो डायरेक्टर बन रहे थे। उनका ड्यू हो चुका प्रमोशन, तो चूंकि वो हेड ऑफ ऑफिस बन जाते, उसको रोकने के लिए उसको झूठे केस में फंसा दिया। अरे ये तो ऐसे अक्सर ऑफिसों में ये घटना घटती है। इसको कहीं ना कहीं मतलब जब तक कि आप झेल रहे हैं, निर्णायक पद में नहीं पहुंचे तब तक तो ठीक है। निर्णायक पद में जब आप पहुंचने वाले हैं तो ऐसे कुछ भी येन केन प्रकार आपको रोका जाएगा और आपको वहां से पहुंचने में आपको हर तरह से रोड़े अटकाएंगे। और अल्टीमेटली उसने एक बड़ा साजिश रचा था और जो बंदा था वो मतलब सवर्ण समाज से था, जो डायरेक्टर था, जो उसको बनने नहीं देना चाहता था, उसने वहां पर एक अनुसूचित जाति की महिला से उसका केस करवा दिया। तो मेरे साथ गलत किया है इस तरह से। तो इस तरह की मतलब बहुत से ऐसे मामले, मतलब 15 केसेस तो मैंने सॉल्व किए हैं, लेकिन 200 से ज़्यादा मामले मैंने स्टडी किया और उस पर अपना एक्शन लिया था। सक्सेस नहीं हुआ, कुछ अंडर प्रोसेस था। एक बैकुंठी कोक करके एक अनुसूचित जाति आदिवासी विभाग में वो लेक्चरर थी, उसको प्रिंसिपल बनने नहीं दिया गया था। उनका भी पूरी तरह से मेरे जो सजेशन थे, रिकमेंडेशन थे, उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने मान लिया था और उसको भी भूत लक्ष्य प्रभाव से उनको प्रिंसिपल का पद देना था। लेकिन उसमें जो सेक्रेटरी थे उस समय के,
छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा अनुसूचित जनजाति आदिवासी विभाग के, उसने उसको अपना प्रेस्टीज का वो बना के उसमें मैंने रिकमेंड किया था कि स्पेशल डीपीसी कराया जाए, और उसने डीपीसी नहीं कराया और मेरे रहते तक नहीं हुआ। और उसके बाद जो उनके हस्बैंड थे जो कि सार्जेंट कुछ पोस्ट होता है उसमें आर्मी में, उस पोस्ट से रिटायर थे, वो व्यक्ति मेरे पास बार बार चक्कर लगाते रहे। तो मैं उनको हाथ जोड़ के यही बोला कि भाई मैं अब आयोग छोड़ दिया हूँ, विश्वविद्यालय में आया, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं जब तक था उसमें किया, मैंने अंतिम कार्य वही थी कि स्पेशल डीपीसी के लिए उन्होंने, अच्छा उसने जो उसके ऊपर अधिकारी थे वो मान चुके थे और उन्होंने उनको निर्देश भी किया था कि इनका स्पेशल डीपीसी किया जाए, लेकिन उन्होंने उसको अपने उस पे ले लिए, प्रेस्टीज की ले लिए, ईगो में ले लिए और उसको नहीं किए थे। बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत दिनों तक मतलब मेरे रविशंकर विश्वविद्यालय में ज्वाइन करने के 1 साल बाद तक वो आते रहे मेरे पास। मतलब आप समझ सकते हैं दर्शकों की कितनी प्रॉब्लम होती है एक SC ST कर्मचारी अधिकारी को अपने पद पर काम करना। आप इनके अनुभव से समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर ऊपर तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उन्हें अपने जो अधिकारी हैं उनसे। अब मैं जानना चाहूँगा कि आप मानव विज्ञान विभाग में आए और यहाँ पर आपने अपना काम जो है शुरू किया, तो आप ये पहले सतनामी समाज के सदस्य हैं जो कि यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि अपने इस सफ़र के बारे में बताएं ताकि हमारे जो वंचित समाज के लोग हैं वो प्रेरणा ले सकें और वो भी आपकी ही तरह आगे बढ़ सकें और उनको कुछ मार्गदर्शन मिल सके। जी, निश्चित रूप से मेरा यहाँ का जो सफ़र है ये भी बहुत ही कठिनाई भरा रहा। और मैंने जो कुछ भी पाया पूरी तरह से अपनी मेहनत और अपने जो ऊपर वाले की जो देन है कहा जाए उसके बल पे पाया। और अभी आपको मैं बता देता हूँ कि जो मेरे विभाग में अभी तक के जो भी शिक्षक हुए हैं, तो रिसर्च के मामले में जिसका जो आकलन होता है वो स्कोपस में कितने पेपर पब्लिश्ड हैं और उसके कितने साइटेशन हैं, आपका H इंडेक्स कितना है। तो अभी तक मैं दूसरे नंबर में हूँ। अच्छा। मेरे से कई सीनियर प्रोफेसर रिटायर हो गए हैं, लेकिन मेरा स्थान दूसरा है और अभी जो प्रेजेंट में सबसे मैं ऊपर में हूँ। तो मैंने जो भी मुकाम हासिल किया है अपने मेहनत से किया है। क्योंकि मैं एक ही बात अपने जीवन में जो गांठ बांधी है कि आपको मेहनत से ही सब कुछ मिलने वाला है। मैं आयोग में था तो भी जो मेरा काम था उस समय मैं पूरी ईमानदारी से और बहुत मेहनत से करता था, बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन करता था। और चूंकि वो एक प्रकार का न्यायालय है मान के चलिए, लेकिन वहाँ पर कोई वकील नहीं है, ना वहाँ पर कोई आपका सहायक करने वाला कोई दफ्तरी है, ना और कोई, आपको सब कुछ आपको ही करना है। तो वो जो वहाँ से संघर्ष जो शुरू हुआ और जो वहाँ से मैंने सीखा और उसको यहाँ पर भी मैंने किया और अपने बूते पर ही, क्योंकि विश्वविद्यालय में कई बार आप देखने को मिलते कई लोग कई दूसरे के भरोसे में या दूसरे के उसमें, क्योंकि विश्वविद्यालय के जो व्यवस्था है हमारे देश में मतलब दूर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पास जाने में उतना नहीं है। क्योंकि इसमें ऐसा सिस्टम है यहाँ पर कि कुछ लोग तो बिना कुछ किए बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, बिना कुछ किए, क्योंकि इसमें बहुत से लूप होल्स हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और वो अपने लोगों को वहां तक पहुंचा देते हैं और खुद ही पहुंच जाते हैं, डिजर्व करते हैं। मतलब यहाँ पर जुगाड़ जोड़ तोड़, मतलब रिसर्च में भी जोड़ तोड़ चलता है। तो ये एक मैं शॉक्ड हो गया जब मैं ज्वाइन किया। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैंने लगभग 1.5 साल तक ना वापस जाने की कोशिश किया था कि मैं, और चूंकि मेरा दुर्भाग्य ये था कि या सौभाग्य भी कह ले कि क्योंकि आज मैं सतनामी समाज का पहला प्रोफेसर हेड बन पाया, क्यों मुझे लियन नहीं मिला था, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड था मेरा आयोग में 1.5 साल हुआ था, 2 साल हुआ तो प्रोबेशन क्लियर हो गया होता तो मुझे लियन मिल गया होता, और यदि मुझे लियन मिल गया होता तो मैं वापस लौट गया होता। क्योंकि वो बहुत शॉकिंग लगा जब मैं यहाँ ज्वाइन किया और देखा कि यहाँ तो मतलब कुछ भी जुगाड़ करके आदमी मतलब शिक्षक जैसे एकदम सम्मानी पद में पहुँच सकता है।
तो ये एक हालांकि यूजीसी ने बहुत सारा सुधार किया है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारा गुंजाइश है। नहीं, मैं भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनका एजुकेशन उतना नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोफेशनल लाइन में वो कहीं से कहीं पहुंच गए हैं। डिजर्व नहीं करते हैं, डिजर्व नहीं करते हैं, बिल्कुल। मतलब बोलना भी ठीक से नहीं आता है उनको, पीएचडी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एसोसिएट प्रोफेसर बन चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं। ये तो है लूप होल्स की बात। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर जितेंद्र जी जो हैं वो अपने काम को वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, गुरु घासीदास की विचारधारा को भी लेकर के वो काम करते हैं, और जिस तरह से वो सहयोग करते थे SC/ST कमीशन में, उसी तरह से वो यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। तो आप बताइए कि बाबा गुरु घासीदास के बारे में और बाबा साहब के बारे में जानकारी आपको कैसे मिली, कैसे आप मिशन से भी जुड़ करके अपने आप को काम कर पाते हैं? एक तो मेरा जो बैकग्राउंड है, जिस गांव से मैं ताल्लुकात रखता हूँ, जिस क्षेत्र से ताल्लुकात रखता हूँ, पामगढ़, वो एक ही बहुत क्रांतिकारी क्षेत्र है। बिल्कुल, वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक सामान्य विधानसभा की जो कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ से एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति लगातार 3 बार विधायक का चुनाव जीता था, श्री दाऊराम रत्नाकर। बिल्कुल। और ओनली विकास आपके वहाँ के जो लोग में जो जागरूकता है, अंबेडकर जो विचारधारा है वो कूट कूट के मतलब हमारे रगों में दौड़ती है अंबेडकर की विचारधारा। क्योंकि हम जब आँख खुले, अपना होश संभाले, तो सब जगह हम अंबेडकर को पाए। वहाँ पर उस समय जब हम छोटे थे, 5वीं 6वीं पढ़ रहे थे, 8वीं 9वीं पढ़ते तक भी जागृति जत्था होता था मिशन की तरफ से। और वहाँ हमारे गांव में भी होता था, अगल बगल के गांव में होता, मतलब से कम 10 किलोमीटर गांव में भी हम रात को चले जाते साइकिल में, और कभी तो पैदल में भी गए। मिशनरी माहौल था। और वहाँ जो जागृति जत्था में रात भर प्रोग्राम होता था, उसमें बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को, भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को बताया जाता था, रोचक ढंग से, नाटक के ढंग से, गीत के ढंग से, नृत्य के ढंग से। और उसके बाद जिसमें जो कहा जाए जो प्रशिक्षक होते थे, वो उसको बिल्कुल फैक्चुअल उसमें बातें रखते थे। तो वो फिर हमारे जो ब्रेन है हमारा, उसको उस तरह से डेवलप कर दिया। और ये मतलब कोई एक ऐसा भावनात्मक नहीं था, ये जो था एकदम सत्य पर, ट्रुथ पर आधारित, जो तथ्यों पर आधारित, कि ये किस तरह से हमारी अज्ञानता का लाभ उठा के हमारे साथ हजारों सालों तक अत्याचार किया गया और हमें गुलाम बना के रखा गया, हमको पशुओं से भी ज़्यादा बदतर हमारे साथ व्यवहार किया गया। वो सारा चीज़ तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक है रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, बिल्कुल, वो मैं कक्षा 10वीं में पूरा पढ़ लिया था। अच्छा, हाँ। क्योंकि गर्मियों की छुट्टी होती थी, तो हमारे गांव में एक व्यक्ति होते थे जो अंबेडकर के पुस्तकों का और जो भी बहुजन साहित्य था उसको वो गांव में बेचते थे वो। और जो भी जागृति जत्था या इस प्रकार की रैलियां होती थी वहां पर भी बेचते थे। तो मैं खरीद तो नहीं पाता था क्योंकि उतनी आर्थिक स्थिति नहीं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता था कि मुझे 2 दिन के लिए दे दो, 3 दिन के लिए दे दो। वो दे देते थे, उतने दिन में पढ़ लेते। और मैं उसको पढ़ के, तो ऐसे रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म जो है एक बहुत ही जटिल पुस्तक है। हिंदी में उसका हिंदू धर्म का ऊहापोह है, पहेलिया ऐसा करके है। वो जो मैंने पढ़ा तो मेरी आंखें खुल गई। बोला ये कहानी है, बाप रे, इतना हमारे साथ छलावा किया गया है, इतना षड्यंत्र किया गया है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने तरफ से कुछ नहीं कहा उसमें सारे वेद और जितने भी पुराण हैं उन्हीं को सामने रख के बस उसका अनुवाद किया है और बोला है अब बताओ कि ये क्या है। बिल्कुल, किसी में कुछ कहा जा रहा है, किसी में कुछ कहा जा रहा है जी। तो इतने
इस तरह के साहित्य पढ़ने का मुझे मौका मिला और उसके कारण से मैं बाबा साहब अम्बेडकर का एक उसके विचारों का उपासक हो सका। और गुरु घासीदास बाबा का तो हमारा एक उनका जो संदेश है वो तो है ही है, मन के एक समान, मन के लमान अपन भाई समान, और मंदिरवा में का करे जेबो अपन घट ही के देवता लमन अइबो, पथरा के देवता हालत ने दौलते। बिल्कुल। तो मतलब ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बात थी उस समय ऐसा कहना। बिल्कुल। उस समय आज से 200 उस समय जब मूर्ति पूजा अपने चरम पर थी और उस समय आप सीधा मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। छोटी हम मूर्ति पूजा क्यों करेंगे जो जिसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई कुछ बोल नहीं सकता, कुछ सुन नहीं सकता, अंधा गूंगा बहरा हो, तो उसको हम क्यों पूजें? जो हमारे अंतरात्मा में बसा हुआ जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हम उसकी पूजा करें, उसकी आराधना करें। तो ये सारे जो विचारधारा है, ये सारी जो सीख है जो हमको बचपने से मिली और उसी का नतीजा आज है कि हम उसी तरह से अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाए हैं और हम हर समय सामाजिक न्याय चाहे वो किसी भी वर्ग के लिए है, हम उसी बराबर दृष्टि से हम देखते हैं और उसी तरह से सोचते हैं। तो और इसी का एक और कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो संघर्ष है, उन्होंने उतने मतलब उनकी जो परिस्थिति थी हमसे कहीं ज़्यादा खराब थी और उस स्थिति में वो उतने मतलब आज भी कोई भी दुनिया में वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है जितना बाबा साहब अम्बेडकर ने जहाँ तक पहुँचा है। दुनिया में आज तक कोई नहीं पहुँच पाया है, कोई भी विद्वान। तो इतनी विषम परिस्थितियों में तो हम छोटा भी तो आप मुकाम हासिल कर लें, कुछ तो कर लें, तो कह सके कि हम उसके फॉलोअर हैं। हाँ, कुछ तो पे बैक टू सोसाइटी हम कर लें जहाँ से हमने कुछ थोड़ा बहुत पाया है। तो बिल्कुल डॉक्टर प्रेमी साहब, मन तो नहीं हो रहा है कि आपके साथ ये बातचीत जो है ख़त्म की जाए, लेकिन समय की अपनी बाध्यता है और इस बीच बहुत अच्छी बातचीत हुई आपसे और तमाम मुद्दों पर आपने खुल करके अपने बात को रखा। तो इसके लिए बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, आपने समय निकाला, आपने मुझे बुलाया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बिजी शेड्यूल में रह करके भी आपने हमारे स्टूडियो में आकर के अपनी बात को रखा। मैं जरूर भविष्य में फिर कुछ मुद्दे पर हम जरूर मुझे एक बार मानव विज्ञान के बारे में बोलने के लिए जरूर एक बार बुलाइए, क्योंकि मानव विज्ञान भी एक बहुत पवित्र विषय है जिसके बारे में बहुत से कम लोगों को जानकारी है। ये मेरे व्यक्तित्व के विकास में और जो भी मैंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में रह के जो काम किया, उसे मानव विज्ञान का ज्ञान बहुत बड़ा काम। हम लोग जरूर इस पर बातचीत करेंगे। और साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। नमस्कार। अगले हफ्ते रविवार को फिर हम किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम। जय भीम।